अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उकाशा गुल और आप देख रहे हैं वारदात। सूबाई दारुल हुकूमत में हफ्तावार वारदातों के साथ साथ पुलिस के महकमे में अफसरान के होने वाले ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तब्दील करके एडिशनल आईजी फयाज अहमद देव को तैनात कर दिया गया है। पंजाब में जराइम की शरह में कमी लाने और शहरियों को यकीनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पंजाब पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। सीसीपीओ लाहौर समेत एडिशनल आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और डीएसपी की सतह तक के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को हटाकर एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक्स तैनात कर दिया गया, जबकि इनकी जगह एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब फयाज अहमद देव को तैनात कर दिया गया। एडिशनल आईजी लॉजिस्टिक्स शाहिद हनीफ को एडिशनल आईजी पीएचपी तैनात कर दिया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल को उनके ओहदे से हटाकर महकमा एस&जीएडी में रिपोर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं, जबकि इनकी जगह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर शहजादा सुल्तान को तैनात कर दिया गया है। सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर, आरपीओ सरगोदा इशफाक अहमद खान को रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी और एआईजी लॉजिस्टिक्स अतर इस्माइल अमजद को सीपीओ रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब डीआईजी शेर अकबर को, आरपीओ बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दृशक को डीआईजी हेडक्वार्टर्स सीपीओ लाहौर पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसी तरह महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब ने 32 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकामात जारी किए हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब से नुमाइंदा खसूसी प्रोग्राम वारदात। पुलिस के तबादले बिलाशुबा जराइम की रोकथाम के लिए कोशिश करार दिए जा सकते हैं, मगर शहर में पै दर पै कत्ल की वारदातों से तो लगता है कि हुकूमत की ये कोशिशें नाकाम होंगी। सच कहें तो हर गुजरते वक्त के साथ साथ जुर्म की नौयत में जिद्दत आती जा रही है। कत्ल की वारदातें साइबर मर्डर में तब्दील होने लगी हैं, जैसा कि हाल ही में होने वाले एक ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। मकतूल मोहम्मद अहमद मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था और लाहौर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ पार्ट टाइम उबर करीम कंपनी में ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। मकतूल की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं जो मुजफ्फरगढ़ में ही रिहाइश पजीर हैं। वो यहाँ लाहौर में अपने दोस्तों के साथ बंद रोड के करीब किराए पर मुकीम था। 3 बजे मेरे भाई उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद घर से बाहर निकले, फिर वापस कभी ना आने के लिए चले गए। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। एफआईआर के मुताबिक इत्तेहाद टाउन रायवंड रोड पर मेहरान गाड़ी में एक शख्स को मुर्दा हालत में पाया गया, जिसको जिस्म पर 4 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई है। बिला वजह शहीद किया, ना उनका किसी के साथ कोई ताल्लुक है, ना झगड़ा, ना फितना फसाद, और उनको बगैर बेगुनाह उनको कत्ल कर दिया गया। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि हमारे भाई के कातिल को गिरफ्तार किया जाए। इस मुकदमा कत्ल के तफ्तीशी मोहम्मद इशफाक का कहना है कि ताहाल पुलिस मुल्जमान का सुराग नहीं लगा सकी, ताहम कोशिश जारी है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल, यूं तो इसका मुकदमा भी मुकामी पुलिस ने दर्ज किया है और कार्रवाई भी जारी है, मगर हकीकत में ये एक साइबर कत्ल है। वारदात इन्वेस्टिगेशन सेल से कैमरामैन इमरान इकबाल के साथ मुदस्सर नवाब, लाहौर। किसी को टारगेट बनाकर ऑनलाइन सर्विस को इस्तेमाल करना तो एक खुफिया जुर्म है, मगर कई बार जुर्म हमारे सामने पनप रहा होता है और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी चश्मपोशी बाजुकात हमारे लिए काफी महंगी साबित होती है। इसी से जुड़ी है हमारी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी। एक मामूली तल्ख कलामी बदल गई कत्ल की वारदात में। लाहौर की मजाफाती आबादी मनावा में 16 साला मकतूल मुलजिम के साथ मकई के सिट्टे लेने गया और फिर वापस ना आया। छुरियों के वार से उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश मिली खेतों से। मजीद जानते हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मुदस्सिर नवाब की इस रिपोर्ट में। शादीपुरा मनावा। मुकामी मस्जिद के इमाम खतीब कारी जावेद इकबाल अपने बच्चों के साथ मस्जिद से मुल्हिका घर में रहाइश पजीर थे। इमाम मस्जिद के बेटे अवैस और मुल्ज़िम शकील में मामूली तल्ख कलामी हुई जो झगड़े में बदल गई और फिर दोनों के वालिदैन की मौजूदगी में इनकी सुलह भी हो गई, लेकिन मुल्ज़िम शकील के दिल में रंजिश बाकी थी। अवैस को छुरी मारी है और
پھر کوشش کی ہے اویس نے بھی اسے پکڑنے کی، ان کا آپس میں شاید جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن قریب ہی جو ساتھ والی جو پہلی تھی وہ مکئی کی فصل تھی، وہ مکئی کی فصل کا فائدہ اس نے اٹھایا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مقتول اویس محمد حال ہی میں میٹرک کے نتائج میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، جبکہ ملزم شکیل مقتول اویس کے والد سے مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتا، سو دونوں میں دوستی بھی تھی۔ ملزم شکیل مقتول اویس کے ہمراہ گھر سے مکئی کے سٹے لینے بازار گیا اور شام تک واپس نہ آیا، جس پر والدین کو تشویش ہوئی۔ پولیس الحمدللہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے مکمل طور سے، شروع سے اب تک ہمیں ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ہمیں کوئی اپروچ کرانی پڑے، سفارش کرانی پڑے، ہمارا معاملہ ہم مطمئن ہیں ان سے۔ 9 عمر بچوں میں معمولی لڑائی ایک کی جان لے گئی، جبکہ دوسرا سلاخوں کے پیچھے بند ہو گیا، جس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ دونوں کے والدین ان کی مشکوک حرکات جاننے کے باوجود ان پر گہری نظر نہیں بنا پائے، کیونکہ دونوں باقی لوگوں سے دور اکیلے وقت گزارنے کے عادی تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تمام پہلوؤں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پروگرام واردات کے لیے کیمرامین عمران اقبال کے ساتھ مدثر نواب، لاہور۔ چشم پوشی نتائج کو اس قدر بھیانک کر دیتی ہے کہ جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اس کہانی میں دیکھا۔ مگر کئی بار انسانوں کی طرح جب حکومتیں بھی چشم پوشی سے کام لیتی ہیں تو سرکار کو لگتا ہے کروڑوں کا ٹیکہ۔ غازی آباد گنجان علاقہ میں سرکاری 9 کنال اراضی پر غیر قانونی 3 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے احکامات پر پشت پناہی کرنے، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے اور کرپشن کرنے والے عزیز بھٹی ٹاؤن کے 7 افسران اور ملازمین کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی مدثر نواب اسی جگہ موجود ہیں۔ جی مدثر، بتائیے گا کہ ماجرا کیا ہے؟ جی ہاں بالکل اکاشا، میں اس وقت غازی آباد کے علاقہ لال پل میں موجود ہوں، جہاں پر جو ہے 2 روز قبل جو ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں جو باقاعدہ طور پر دفعات شامل کی گئی ہیں وہ انتہائی سنگین جو ہے تعزیرات پاکستان ہند جو ہیں ان کے مطابق جو ہے درج کی گئی ہیں، جبکہ اس حوالے سے اس میں جو متن درج کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ تقریباً جو ہے 8 کنال 12 مرلے کی سرکاری اراضی پر جو ہے غیر قانونی طور پر جو ہے ایک پرائیویٹ پلازا تعمیر کیا جا چکا ہے، اور اس پر جو ہے تقریباً 150 کے قریب جو ہے اس کی دکانیں جو ہیں وہ کرائے پر بھی دے دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو فروخت بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میاں میر پلازا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میرے پیچھے موجود ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اس حلقے سے جو ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں نون لیگ کے ملک وحید، ان کا دفتر بھی جو ہے اسی پلازا میں موجود ہے، اور ایک ٹریول ایجنٹ کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ 7 افراد جو ہے محکمہ کے، جس میں عزیز بھٹی ٹاؤن ہے شامل ہے، ان کے افراد شامل ہے، جس میں ٹی ایم اے، ٹی او ہے، انفورسمنٹ انسپیکٹر بھی ہے، بلڈنگ انسپیکٹر بھی ہے، جبکہ اس حوالے سے پٹواری جو اس حلقے کا موضع گنج جو بنتا ہے اس کا، اس موضع کے پٹواری پر بھی جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو شہری ہیں، ہماری ان سے بات ہوئی، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کیمرہ بھی آ کر بات بھی کریں، لیکن ان کی جانب سے اس حوالے سے نفی میں جواب دیا گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہاں پر کرائے پہ بھی ہیں اور ہمیں یہاں پر دکانیں جو ہیں فروخت بھی کی جا چکی ہیں، جن کی ہمارے پاس رجسٹریاں موجود ہیں، ان کی نقل بھی موجود ہیں، جبکہ ان کی فردے بھی موجود ہیں۔ اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ سرکاری زمین کس طرح فروخت کی گئی، کس طرح اس پر دکانیں تعمیر کی گئیں، کس طرح اس طرح یہ پلازا جو ہے 2 منزلہ بنا دیا گیا، شہری یہاں پر آ کر کاروبار بھی کرنا شروع ہو گئے اور انتظامیہ کو خبر نہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور عوام کے جو حقوق ہیں ان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ جی، سرکاری زمین پر پرائیویٹ قبضہ، اس میں بھی سیاسی عمل دخل اور اثر رسوخ بڑا واضح ہے۔ جہاں حکومت اپنی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کر پا رہی، وہاں عوام کے تو اس سے بھی برے حالات ہیں۔ یہ ویکلی کرائم راؤنڈ اپ دیکھیے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ لاہور میں اس ہفتے بھی وارداتوں نے شہریوں کا سکون برباد کیے رکھا۔ اس دوران 5 افراد لقمہ جل بنے اور 11 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں 119 سے زائد وارداتیں رونما ہوئیں۔ علاوہ ازیں زیادتی، بھتہ خوری، منشیات، رازدنی سمیت دیگر مختلف وارداتیں الگ سے ہیں۔ لاہور پولیس شہر میں امن و امان قائم رکھنے میں سر توڑ کوششیں تو کر رہی ہے، لیکن جرائم کی شرح تھم نہیں پا رہی۔ ایک ہی روز میں ہونے والی مختلف ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں 63 افراد کی موٹر سائیکل چوری چھینے جانے کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ مختلف تھانوں کی حدود میں ڈاکوؤں نے 17 افراد کو لاکھوں روپے نقدی، قیمتی موبائلز اور دیگر اشیاء سے محروم کر دیا۔ اسی طرح شہر میں قتل اور اقدام قتل کی واردات مناوا میں رونما ہوئی۔ تلخ کلامی سے جھگڑا،
जवां साला बच्चे की जान ले गया, जबकि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल से ड्राइवर्स में खौफ की लहर दौड़ गई। हफ्ता भर में होने वाली ज्यादती की वारदातों में एक जाली पीर को गाजियाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया, जिसने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। नाज़रीन, जराइम की सूरत हाल एक तरफ, मगर अब बात करते हैं हमारे मुल्क में स्मगलिंग की। स्मगलिंग चाहे इंसानों की हो, ड्रग्स की हो या गुड्स की, ये किसी भी सूरत रुकने में नहीं आ रही। इसी सिलसिले में हुकूमत ने काफी महकमों में एंटी स्मगलिंग स्टाफ भी बना रखा है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं कलेक्टर कस्टम एंटी स्मगलिंग बासित मकसूद अब्बासी साहब। जी सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ह्यूमन स्मगलिंग है क्या और ये आज तक रुक क्यों नहीं पाई। देखिए, ह्यूमन स्मगलिंग का तो फैक्टर ही और है, इसलिए कि ह्यूमन स्मगलिंग तो वहाँ की जाती है कि जहाँ पर यानी अगर किसी जगह पे लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है या किसी जगह पे किसी और मकसद के लिए, जैसे बच्चे किसी ज़माने में मतलब ये कहा जाता था कि जी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ या ऐसी जगहों पर वो किए जाते हैं, या ख़वातीन की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन स्मगलिंग तो इंटरनेशनल फिनोमेना है। मसलन लोग ज़्यादा बेहतर रिस्क की तलाश में या एम्प्लॉयमेंट, जहाँ जिन मुल्कों में अंडर एम्प्लॉयमेंट है या जिन मुल्कों में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ से लोग तरक्की याफ्ता ममालिक में जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़े कार्टल्स हैं जो उस स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोगों को बेहतर रोज़गार का सबज बाग दिखाकर तो वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। सर, ड्रग्स स्मगलिंग का नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है कि तमाम इदारे मिलकर भी इसे रोक नहीं पाते? देखें, ड्रग्स नारकोटिक्स के लिए आपको पता है कि एक स्पेशलाइज्ड इदारा भी है। उसके अलावा ये एंटी नारकोटिक्स जो ऑपरेशंस हैं कस्टम्स भी करती है, पुलिस भी करती है, प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट्स भी करते हैं, सब लोग कर रहे होते हैं। लेकिन इशू ये है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उस पॉपुलेशन के बढ़ने के बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी जो इस चीज़ की डिमांड्स हैं इन नारकोटिक ड्रग की, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो उसको कैटर करने के लिए ज़ाहिर है जो सप्लायर्स हैं या जो स्मगलर्स हैं उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शंस तरीके मुख्तलिफ वज़ा कर लिए हैं इस चीज़ को पहुँचाने के, इसको मार्केट करने के। सर, आप कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑफिसर हैं, क्या आप पर भी सियासी दबाव आता है? बहुत बड़े जो स्मगलिंग के कार्टल्स हैं उनको पकड़ा, उनका अरबों रुपए का सामान हमने पकड़ा, सीज किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बासित मकसूद साहब, बताइएगा कि गाड़ियों की स्मगलिंग का नेटवर्क कैसे काम करता है और इसके लिए आपका इदारा कैसे काम कर रहा है? एक लैंड क्रूजर है, V8 है या कोई प्राडो गाड़ी है या कोई अच्छी कार है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ज़रा रिलेटिवली आसान काम है। इतने रास्ते हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं हमारे, वहाँ से निकल के आ जाते हैं। लेकिन हमने अब उसका तरीका ये रखा हुआ है कि हम मुख्तलिफ महकमों के साथ ना लाइजॉन में रहते हैं। मसलन लाहौर में हमारा सेफ सिटी के साथ बहुत अच्छा लाइजॉन चल रहा है, तो सिमिलर फैशन पे जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है वो चलती है और उनकी जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है वो हम भी यूज़ करते हैं, वो हमारे से मदद लेते रहते हैं। तो इस तरह जॉइंटली ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है। सर, जदीद टेक्नोलॉजी ने कस्टम एंटी स्मगलिंग को किस हद तक फ़ायदा पहुंचाया है? और ये भी बताइएगा कि मौजूदा रिसोर्सेज आप लोगों की वर्किंग के लिए काफ़ी हैं? जहाँ जहाँ कस्टम्स की एंटी स्मगलिंग फॉर्मेशंस ने अच्छा काम किया है, उन्होंने ये साबित किया है कि वसाइल जितने भी हों, अगर आपकी विल है, आप उस काम को करना चाहते हैं, तो इतने वसाइल होते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की हद तक ये है कि पाकिस्तान कस्टम्स जो है इस वक्त मेरा ख्याल है कि तमाम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में और अपने ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। सर, हमारे मुल्क में स्मगलिंग एक्टिविटीज़ पर काबू कैसे पाया जा सकता है, ये बताइए। गवर्नमेंट ने स्मगलिंग को रोकने के लिए लास्ट ईयर एक और इकदाम किया कि अब वो लोग जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व रहे हैं हमेशा से, जिनके खिलाफ मुस्तकिल केसेस बनते जा रहे हैं, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी तलाश की जाएगी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भाग सरकार जब्त किया जाएगा। ना सिर्फ उनकी, बल्कि अगर उन्होंने अपने क्रॉनीज़ के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के, अपने साथियों के नाम पर रखी होगी तो वो प्रॉपर्टीज़ भी अब जब्त की जाएंगी। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द होने वाले रोज़मर्रा जराइम के अलावा सरकारी इदारों को स्मगलिंग जैसे जराइम का भी सामना रहता है और स्मगलिंग भी नित नई इकसाम की। बहरहाल हमारे अफसरान से जो भी बन पाता है वो करते हैं, इसीलिए तो ये निज़ाम चलता आ रहा है। इसी के साथ मुझे और मेरी वारदात की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते याद रखिए कि जुर्म तो मुजरिम करता है, लेकिन उसमें सबक हम सब के लिए है। अल्लाह निगहबान।